आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम छात्रों जो कि हमने पिछली क्लास में आपको सॉइल वाटर के विषय में अध्ययन कराया था, आज हम आपको सॉइल एयर और सॉइल टेम्परेचर के विषय में हम आज आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, जो कि ये जो टॉपिक मैंने आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लेकर आए हैं आपको छात्रों। ये चीज़ें जो है मृदा वायु के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो कितना प्रभावी हैं, कितना नहीं प्रभावी हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज हम बतलाएंगे। ठीक है छात्रों, चलिए हम आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं। जैसा कि इसमें हमने आपको टॉपिक जो बताया है सॉइल एयर एंड सॉइल टेम्परेचर के विषय में, तो सॉइल एयर ये भूम वायु के अंदर जो जीवित प्राणियां होते हैं या जीवित कीड़े मकोड़े होते हैं या पौधों के ग्रोथ के लिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग होता है, जिसके द्वारा किसी भी मृदा में हम कोई भी पौधे का उद्गम या फिर उसका अंकुरण करके फसल की पैदावार कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आइए चलते हैं। सॉइल एयर मृदा वायु के द्वारा जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन श्वसन में आवश्यक होता है। पौधों की जड़ें भूमि के अंदर पाई जाती हैं। इनको ऑक्सीजन मृदा द्वारा प्राप्त होता है। जैसा कि मृदा वायु ऑक्सीजन की विसरण दर 20×10⁻8 ग्राम सेंटीमीटर -2 होता है, जो कि इसके द्वारा हम जो विसरण की गति होती है वो कम होता है। जो हमें पर्याप्त ऑक्सीजन का या वायु का एक संतुलित अनुपात होना चाहिए, वो हमारा 40.10⁻8 जी सेंटीमीटर होता है, जिसे हम किसी भी पौधे का जड़ों की ग्रोथ, उसके तने की ग्रोथ, उसके फूल और फलन की जो ग्रोथ होती है वो हम एक संतुलित वायु के द्वारा आप किसी भी फसल को पैदावार कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि जो जड़ वृद्धि रुक जाती है सामान्य दशा में 40 से 10⁻8 ग्राम सेंटीमीटर ऑक्सीजन का विसरण दर पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पौधों के बाहरी भागों को ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त होता है तथा मृदा वायु घटक का वायु आपस में आदान प्रदान करते रहते हैं। उसे हम वायु संचार कहते हैं। इसका मतलब ये है छात्रों कि अगर कोई भी वायु अगर वहाँ पे है, अगर उसकी विसरण दर एक सामान्य अवस्था में ना हो के वो अगर कम अवस्था में है, तो वहाँ पे पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। जब वहाँ पे पर्याप्त वायु 40×10⁻8 मिलीमीटर सेंटीमीटर होता है, अगर उतना विसरण वहाँ पे संतुलित मात्रा में पाया जाता है, तो पौधों की ग्रोथ, जड़ों की वृद्धि बड़ी आसानी से होता है। ठीक है छात्रों, जो हमारी अदर वायु होती है या बाहर की वायु होती है या बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो हमें वायुमंडल से मिल जाता है। जो हमारा एक वायु घटक और वायु के द्वारा जो आदान प्रदान होता है उसे हम वायु संचार कहते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। रोल ऑफ सॉइल ऑन प्लांट ग्रोथ। सॉइल एयर पौधों की वृद्धि पर निम्न प्रभाव डालता है। ठीक है, जो हमारा पहला है छात्रों वो है जड़ों की वृद्धि पर प्रभाव। मृदा में उचित मात्रा में वायु संचार न होने पर पौधों की जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। विशेषकर जड़ों वाली फसलें जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम आदि जड़ों का कार्य सामान्य रूप से बिगड़ जाता है तथा अविकसित रूप की जड़ें उचित मात्रा में नमी एवं पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते
हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जहाँ पे मृदा वायु का जो है संतुलित अगर उसे मात्रा नहीं मिलेगी, संतुलित उसे विसरण दर नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं जड़ों वाली जो फसलें हैं वहाँ पर जो है आपको जो है वो एक अविकसित अवस्था में वो अपना विसरण करते हैं, जिससे उनकी जो है उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और उनकी जो जड़ें हैं वो उनकी विकसित जो होती हैं वो बिगड़न अवस्था में प्रदर्शित होती रहती हैं। ठीक है, ये जो है वायु मृदा के एक तरीके से अगर देखा जाए जो है कि संतुलन बिगड़ने की वजह से जो है ये स्थितियां, ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा इसमें है छात्रों जो है पोषक तत्वों का अवशोषण। पोषक तत्वों का अवशोषण, जो कि मृदा वायु में अगर ऑक्सीजन की कमी होता है तो पौधे मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत कम कर पाते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो जो है अपनी सक्रियता को रोक देते हैं, जिससे पौधों को जो है पोषक तत्वों की मात्रा कम उपलब्ध हो पाती है। ये प्रभाव वायु मृदा के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकुरण पर प्रभाव। अंकुरण पर प्रभाव का मतलब ये है कि अगर वायु मृदा जो है अगर वहाँ पे कमी अगर होती है तो है अंकुरण बहुत कम होता है। ठीक है, ये भी प्रभाव एक डालता है जो है पौधों के ऊपर। जो भी समस्याएं अगर देखी जाएं कि अगर उसका वायुमंडल का जो एक क्रिया प्रतिक्रिया होती है अगर वो संतुलित अवस्था में नहीं है तो वहाँ पे कई जगह उसका प्रभाव पड़ता है, जो हमने आपको हेडिंग के थ्रू जो है हमने पॉइंट वाइज आपको हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है छात्रों, हमारा कहने का अर्थ ये है जो है कि अंकुरण का जो प्रभाव डालता है वो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि अंकुरण होने के लिए किसी बीज का अगर अंकुरण होने के लिए उसमें वायु का, ताप का, पानी का विशेष जो है संतुलन बना रहने पर ही जो है बीज अच्छी तरीके से अंकुरण हो पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है आपका जल अवशोषण का अभाव। केवल धान की फसल ऑक्सीजन की कमी को सहन कर सकती है, अन्य फसलें ऑक्सीजन कमी होने पर जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर जहाँ पे किसी भी स्थान पर अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पे जल अवशोषण की प्रक्रिया बहुत कम हो पाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विषैले पदार्थों का निर्माण। विषैले पदार्थों का निर्माण जो मैंने आपको 5वीं पॉइंट हमने आपको बताया, वायु मृदा में जो हमारे जीवन में कई अजीवीय जीव अवस्था में सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे जो है मृदा वायु के अंतर्गत होके क्रिया प्रतिक्रिया करके वो हमारे सॉइल में विद्यमान करती हैं। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है अगर वहाँ पे क्या कहते हैं वायु मृदा हमारी अगर कम है तो ये पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है छात्रों, अगला टॉपिक इसमें जो हमने मेंशन किया हुआ है छात्रों जो है वो सॉइल टेम्परेचर, मृदा ताप। ठीक है, जो कि एक पौधे और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जो क्रियाएं करते हैं वो बिना ताप के जो है या टेम्परेचर के वो क्रिया प्रतिक्रियाएं नहीं कर पाते हैं, जो कि हम आपको इस टॉपिक में अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे जो है। चलिए छात्रों, मृदा ताप का पादप वृद्ध तथा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारकों में से पत्ती का बढ़ना, फलना, फूल लगना आदि मृदा ताप पर निर्भर होते हैं। ठीक है छात्रों, अगर किसी भी पौधे का अगर अंकुरण होता है मृदा में जो है तो वहाँ पे अगर ताप की कमी है, टेम्परेचर की कमी है तो ये प्रभाव जो है आपको मिट्टी
के द्वारा जो है पत्ती पर, उसके फलने पर, उसके फूलन फलने पर आदि जो है ये मृदा ताप पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे पौधे जंतुओं की जीवन प्रक्रिया को 40 से 120 फ़ारेनहाइट ताप के बीच ही संभव होता है। उच्च ताप की मृदाओं में निम्न ताप की मृदाओं की अपेक्षा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती रहती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे तापमान की प्रक्रिया अगर मृदा ताप कम है वहाँ पे जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी। जहाँ पे तापमान की प्रक्रिया ज़्यादा होगी या टेम्परेचर संतुलन में होगा, अगर वो 40 से 120 फ़ारेनहाइट के आसपास में है तो वहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें अगर आपकी अंकुरण हो रही हैं वहाँ पे एक संतुलित अवस्था बनाए रखती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी जंतुओं के या पौधों की जो बीज की प्रक्रिया होती है वो जो है बिना टेम्परेचर या बिना ताप के नहीं हो सकती है। समझ रहे छात्रों, आगे चलते हैं। सॉइल टेम्परेचर इट्स रूल इन प्लांट ग्रोथ। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि मृदा पादप में जो है क्या कहते हैं या पादप वृद्धि में जो है ताप का क्या भूमिका होता है ये हमने आपको स्क्रीन पे समझाया है। चलिए, पौधों द्वारा मृदा से पोषक तत्वों की प्राप्तता, जल शोषण, जड़ों की वृद्धि, पौधों की हवा में वृद्धि तथा मृदा में अनेकों सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं पर मृदा ताप का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो मृदा ताप हमारा है वो पौधों द्वारा जो है मृदा के पोषक तत्व, जड़ों की वृद्धि, जल शोषण क्षमता, उसके बाद पौधों में हवा का दबाव, उसमें अनेकों जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाओं पर ताप का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट जो इसका हमने बनाया है, पौधों द्वारा पोषक तत्वों का शोषण। पादप जड़ों में मेटाबॉलिक क्रियाओं की होने में, पोषक तत्वों के आयरन में गति पैदा करने में, प्रोटोप्लाज्म में प्रवाह उत्पन्न करने तथा सतह पर विनिमय क्रियाओं के होने में मृदा ताप का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि पादप जड़ों में अगर मेटाबॉलिक क्रियाओं की अगर क्रिया हो रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। बिना तापमान के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, पौधों द्वारा जल शोषण। मृदा ताप के अत्यधिक या बहुत कम होने पर जड़ों द्वारा पानी की शोषित करने की क्षमता घट जाती है। अधिक ताप में वृद्धि करने वाले पौधे को कम ताप की मृदा में उगाने पर अनेक जल शोषण क्षमता बहुत कम हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों कि मृदा ताप के द्वारा पौधों द्वारा जल जो शोषण होता है उसमें जो है जो एक आवश्यक मात्रा में जो हमें पौधों को टेम्परेचर चाहिए या जल शोषण की क्षमता चाहिए वो पूरा तापमान पर ही निर्भर होता है, क्योंकि तापमान के घटने और बढ़ने के द्वारा ही जो है पौधा अपना जल शोषण करता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पौधा अपनी क्रियाशीलता में सक्रिय रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो है बीज अंकुरण एवं पौधों में वृद्धि। जो तीसरी हमारी हेडिंग है, बीज अंकुरण एवं पौधों में वृद्धि। बीजों का अंकुरण उपयुक्त ताप पर होता है। इससे कम या अधिक ताप पर बीजों का अंकुरण कम होता है। ठीक है, जो बीजों का अंकुरण है वो हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर जहाँ पे सॉइल मृदा ताप अगर कम है तो वहाँ पे बीज का अंकुरण बहुत कम होगा, और जहाँ पे मृदा ताप जो है
एक संतुलित तापमान में बना हुआ है, वहाँ पे अंकुरण अच्छी तरीके से होता है। ठीक है। जो चौथी हमारी हेडिंग है, जड़ों में वृद्धि। जड़ों में वृद्धि एवं उनके विकास पर मृदा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर जहाँ जिस सॉइल में अगर तापमान या टेम्परेचर वहाँ का एक संतुलित अवस्था में अगर है, तो वहाँ की जड़ अच्छे तरीके से वृद्धि करती हैं और पोषक तत्वों का अच्छे तरीके से वो सरल अवस्था में अपने को जो है वो पूरे तरीके से ग्रहण करके एक तरीके से पौधे का विकास करते हैं, जो कि ये प्रक्रिया केवल तापमान या टेम्परेचर पर ही निर्भर होता है, जो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है पांचवा जो हमारा जो है हेडिंग है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता। मृदा में रहने वाले अधिकांश सूक्ष्म जीव 50 फ़ारेनहाइट तथा 104 फ़ारेनहाइट ताप पर अच्छी प्रकार से वृद्धि करते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों कि अगर कोई मृदा के अंदर कोई हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर उन्हें क्रिया भी करना है या प्रतिक्रिया या रासायनिक क्रिया करना है या भौतिक क्रिया करना है या जो है जैविक क्रिया करना है, तो वहाँ पे उसे जो टेम्परेचर चाहिए वो 50 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक अगर टेम्परेचर मिलता है, तो वहाँ पे जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय होके वो मिट्टी को फर्टिलाइज करते हैं और वो उस पौधे की उपज को बढ़ाते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम अगले क्लास में उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।